नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। देखो, 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ को कैसे कम किया जाए, इससे संबंधित प्रोविजंस सरकार को इस साल के बजट में करने चाहिए। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में स्टेट असेंबलीज की पावर की लिमिटेशंस से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एथिक्स की एक छोटी सी एक्सरसाइज। आप देखो, थोड़ा सा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। देखो, हमारे देश में जो टॉप लेवल पे ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं किसी डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और दूसरी तरफ फील्ड लेवल पे ऑफिसर्स जो काम करते हैं जैसे डीएम हैं, दोनों के सामने जो चैलेंजेस होते हैं वो किस प्रकार से अलग अलग होते हैं और दोनों के काम में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। थोड़ा सा मैं बताता हूं, थोड़ा सा आप उस डायरेक्शन में सोचिएगा। देखो, जो टॉप लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं ना, वो एडवाइस का काम ज़्यादा करते हैं। वो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको एडवाइस देते हैं कि आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाइए, आप इस प्रकार का कानून बनाइए। दूसरी तरफ जो फील्ड लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं ना, वो उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, उनको इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत होती है। जो टॉप लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं उनको एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो टॉप लेवल पे ऑफिसर हैं उनके पास थोड़ी एक्सपर्टीज होगी, तभी तो वो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी बढ़िया बनवा पाएंगे ना। अगर उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होगी तो दिक्कत है। दूसरी तरफ जो फील्ड लेवल पे ऑफिसर्स काम करते हैं वो चैलेंज फेस करते हैं स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज। मान लीजिए सरकार ने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फील्ड लेवल के ऑफिसर्स। और भी देखिए आप, इंटीग्रिटी का इशू तो देखो दोनों जो ऑफिसर्स हैं ना वो फेस करते हैं। अब बहुत से ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने देखो टॉप लेवल पर कॉर्पोरेट ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको ये पॉलिसी हम ला रहे हैं, इससे आपको फायदा होगा, इतने रुपए आप हमें दे दीजिए। तो ये तो इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है ना। तो ये चीजें तो लोकल लेवल पे भी आती हैं। लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इंटीग्रिटी का इशू तो फेस करते हैं। इंटीग्रिटी हर एक ऑफिसर में होनी चाहिए, वो चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। इसके बाद इशू ये भी आता है, जो टॉप लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको देखो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस भी देखने पड़ते हैं कि ये पॉलिसी हम बना रहे हैं, इनके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन जो फील्ड लेवल पर ऑफिसर होते हैं ना, उनको तो इंप्लीमेंट करना होता है। मतलब उनके एक स्टेप से बहुत बार मतलब ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर उनका जो कामकाज का तरीका होता है ना वो इस प्रकार से होता है जिसके इतने लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। जो फील्ड लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं उनको काफी तरह का लोकल प्रेशर भी झेलना पड़ता है, लोगों से, अलग अलग स्टेक होल्डर से, लोकल लेवल पे जो एमएलएज होते हैं उनसे। और जो टॉप लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रेशर तो झेलना पड़ता है, लेकिन सिविल सोसाइटी से इतना ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता। उनको चीफ विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, कैग, इनसे ज़्यादा प्रेशर झेलने को पड़ता है। समझ गए? तो मतलब ये थोड़ा सा मैंने आपको डायरेक्शन दी, आप इस डायरेक्शन में सोच लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ सकती है कि दोनों लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और क्या क्या डिफरेंस उनके कामकाज के तरीके में होता है। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश में इनइक्वालिटीज को कम करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल लिखा गया है अरुणा रॉय और निखिल डे के द्वारा। ये लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, और अरुणा रॉय तो पहले आईएएस थी, आईएएस छोड़कर इन्होंने सोशल एक्टिविज्म का काम संभाला। शुरुआत में आर्टिकल में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है जो 17 जनवरी 2022 को रिलीज हुई। उस रिपोर्ट का नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देखो ये कहा गया कि महामारी के दौरान हमारे देश में 142 जो सबसे अमीर लोग हैं ना, रिचेस्ट, उनकी वेल्थ डबल हो गई। उन्होंने अपनी वेल्थ में 53 लाख करोड़ रुपए जोड़े। यहां पर नीचे देखिए, जबकि इस महामारी के दौरान 84% भारतीयों की जो इनकम लेवल है ना उस पर असर पड़ा। मतलब 84% इंडियंस का जो इनकम लेवल है वो कम हुआ। वर्ल्ड में देखो जितने लोग गरीब ऐड हुए ना, उनमें से आधे तो इंडिया से हैं। मतलब ऑलरेडी जितने लोग गरीब थे महामारी के दौरान गरीब लोग बढ़ गए, लेकिन जितना एडिशन हुआ ना उनमें से आधे गरीब लोग तो इंडिया से हैं। इसके बाद राइटर्स के द्वारा ये बोला जाता है
देखो ये जो गरीबी बढ़ी है ना, ये जो अमीर और गरीब के बीच में इनकम लेवल में डिफरेंस बढ़ा है ना, ये बाय डिजाइन है, व्यवस्था के कारण है। इसलिए जो पॉलिसी मेकर्स है ना, व्यवस्था में बदलाव करके इस इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। और उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मौका है बजट। बजट आने वाला है, आपको पता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो इनइक्वालिटी को कम करना ये तो सरकार की संवैधानिक ड्यूटी भी बनती है। कैसे? डीपीएसपी आपको पता है, डीपीएसपी एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइट है सरकार के लिए। डीपीएसपी सरकार को गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको इस दिशा में पॉलिसीज लॉन्च करनी है। और डीपीएसपी का जो आर्टिकल 38 और 39 है ना, ये इनइक्वालिटीज को कम करने की दिशा में बोलता है। मतलब सरकार को एक प्रकार से गाइडेंस देता है कि आप इनइक्वालिटीज को कम कीजिए। स्पेसिफिकली बात करें तो संविधान का आर्टिकल 38 सेक्शन 1 ये वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है। और आर्टिकल 39C ये बोलता है सरकार इस प्रकार से प्रयास करेगी कि वेल्थ जो है वो कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो ये सरकार की ड्यूटी बनती है इनइक्वालिटीज को कम करना। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ना हाल ही में एक स्पीच दी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक पिछले 75 सालों में हमने राइट्स पर तो काफ़ी फोकस किया है, लेकिन ड्यूटीज पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। इस वजह से इंडिया थोड़ा वीक है, ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने बोली। तो राइटर्स ये कहते हैं, देखो जब महामारी आई तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर हेल्थ बजट जो है वो इंक्रीज होने के बजाय कम हो गया। पिछले साल हेल्थ बजट में गिरावट देखने को मिली। कितनी? 10%। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जैसे देखो जो बुढ़ापा पेंशन है उसके लिए सरकार फंड्स एलोकेट करती है, ये एग्जांपल है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। तो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है पिछले साल एलोकेशन काफी कम रहा। 2020-21 में एलोकेशन रहा 1.5% ऑफ जीडीपी और अगले साल यानी 2021-20 में एलोकेशन कितना रहा? सिर्फ और सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी। आपने एक बात नोटिस की, कितने काफी सालों से जो ये जैसे विडो पेंशन है और ओल्ड एज पेंशन है ये फिक्स है। मतलब कई सारे राज्यों में तो बढ़ी नहीं है, सिर्फ 200-300, जबकि महंगाई देखो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर राइटर्स क्वेश्चन रेज करते हैं, पैसे नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका जो डीए है वो 28% इंक्रीज हो चुका है और उन्होंने अपने आप को बोनस भी दिया है 3%। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सैलरीज इंक्रीज करने के लिए आपके पास पैसा है, तो 200-300 रुपए काफी समय से जो विडो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन है, उनको इंक्रीज करने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है? कम से कम उनको आप इन्फ्लेशन के साथ तो अटैच कर दो ना। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े उसी हिसाब से ये जो पेंशन्स का अमाउंट है वो भी बढ़ता जाए। सरकार मनरेगा पे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे खर्चा करके खुश नहीं है, जबकि देखो इस महामारी के समय यही स्कीम्स बहुत ज्यादा काम आई। जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की तरफ लौट गए ना, तो वहां पर उन्होंने मनरेगा स्कीम के तहत काम करके अपना खर्चा चलाया। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने तो न जाने इस महामारी के समय में कितने करोड़ लोगों का पेट भरा। लेकिन फिर भी सरकार ने शुरू में तो एलोकेशन इंक्रीज किया, बाद में इंक्रीज नहीं किया। बाद में सरकार बोली जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम कर देंगे, लेकिन सरकार ने नहीं किया। इसके बाद राइटर्स बोलते हैं, एक देखो बहुत गंभीर इशू है, जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज है ना, इनकी लिस्ट काफी सालों से अपडेट ही नहीं हुई है। 2011 के सेंसस के अनुसार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज की लिस्ट बनी थी। आप बताइए 10 साल में और लोग एलिजिबल नहीं हुए होंगे ना। ये तो मतलब बेनिफिशरीज की लिस्ट तो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए ना भाई। कोई नीडी पर्सन है वो छूट ना जाए, अगर वो डिजर्व करता है तो उनको इस स्कीम के तहत सस्ता अनाज मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ने 2011 के सेंसस के हिसाब से ये स्कीम बनाई थी और अभी तक उसे अपडेट नहीं किया है। नई एंट्रीज नहीं हो रही हैं। 12% लोग ऐसे हैं, मतलब इस स्कीम में अभी जितने बेनिफिशरीज हैं ना, उनके 12% लोग ऐसे हैं जो लीगली इंटाइटल्ड हैं, उनको स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ने फ्रेश जो एंट्रीज है ना उन पर फ्रीज लगा के रखा है, यानी फ्रेश बेनिफिशरीज नहीं आ पा रही हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद एजुकेशन की बात की जाती है बच्चों के लिए। महामारी के कारण बहुत से बच्चे तो देखो ऐसे हैं जो भूल ही गए हैं फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है। काफी सारे टीनेजर ऐसे हैं गरीब घरों से जो अब काम करने लगे हैं, मतलब उन्होंने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी है। लेकिन इस पीरियड के दौरान भी
सरकार ने एजुकेशन बजट में जो एलोकेशन है वो 6% कम कर दिया। ऐसे तो देखो गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ऐसे छोटे बच्चे अब एजुकेशन को छोड़ के वर्कफोर्स में लगेंगे तो कभी भी वो स्किल हासिल नहीं कर सकेंगे अच्छे से, और कभी भी वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सकेंगे, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं प्राप्त की, शुरू में ही काम में लग गए, तो वो गरीबी के विशियस साइकिल में फंस के रह जाएंगे। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, सजेशन देते हैं, मतलब राइटर कि देखो सरकार जो बार बार बोलती है ना हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो एक सजेशन हम देते हैं, जो 1% अमीर लोग हैं ना उनके ऊपर आप 2% वेल्थ टैक्स लगा दो। जो हमारे देश में 1% सबसे अमीर लोग हैं उनके ऊपर 2% आप वेल्थ टैक्स लगा दो और 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगा दो। मतलब विरासत में उन्हें जो कुछ मिला अपने माँ बाप से और ग्रैंड पेरेंट्स से, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की, उस पर 33% टैक्स। ये आपको करना है देश की सबसे अमीर 1% पॉपुलेशन पर। इससे आपको एक साल में 11 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा, और उस रेवेन्यू की सहायता से आप बहुत सारी सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च कर सकते हो। लेकिन बहुत हद तक सरकार इस सजेशन को नहीं मानेगी और इनइक्वालिटीज जो है हमारे देश में ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। आवश्यकता ये है, प्रधानमंत्री मोदी, मतलब थोड़ा सा ये पॉलिटिकल हो जाती है ये लाइन, प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कहा कि हमें ड्यूटीज पर फोकस करने की आवश्यकता है, तो ये उनकी सरकार की ड्यूटी बनती है कि इनइक्वालिटीज को कम करना, इनइक्वालिटीज को कम करने की दिशा में वो कदम उठाएं, और वो कदम इस साल के बजट में दिखने भी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमारे देश में इनइक्वालिटीज को कम करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया म्यांमार रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, पिछले साल 1 फरवरी को म्यांमार में कू हुआ था, यानी मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अब उस बात को 1 साल पूरे होने वाले हैं कल। इससे पहले भी म्यांमार में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी थी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी। हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मतलब 25% सीट्स तो पहले भी मिलिट्री जनरल्स के लिए, मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए रिजर्व थी। तो अब चूंकि 1 साल पूरे होने वाले हैं, जो अपोजिशन कैंप है म्यांमार में, जो मिलिट्री कू का अभी भी विरोध कर रहा है, उन्होंने नेशन वाइड साइलेंट स्ट्राइक का आह्वान किया है। यानी इस मौके पर मास क्लैपिंग होगी। जैसे कोरोना के समय हमारे देश में ताड़ियां बजाई गई थी, थालियां बजाई गई थी, लेकिन वहां पर ताड़ियां बजाई जाएंगी इस मौके पर जब 1 साल पूरा हो रहा है मिलिट्री कू को म्यांमार में। लोग देखो मिलिट्री से नाराज हैं, बहुत से लोग नाराज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका ऑपरेशन हुआ है। उनके जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया है। म्यांमार के बहुत से लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी नाराज हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया है म्यांमार में डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करने के लिए। बहुत से म्यांमार के लीडर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं 2022 के अंत में मिलिट्री रूल को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा लोग अपोजिशन लीडर्स के इस आह्वान का, इस बात का मानने को तैयार नहीं है कि 2022 के अंत में म्यांमार से जो मिलिट्री रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये भी उठता है कि म्यांमार में मिलिट्री ने आखिरकार कू किया क्यों? देखो ना, नवंबर 2020 में ना म्यांमार में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, और उन इलेक्शंस में एनएलडी पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आई थी। तो म्यांमार की मिलिट्री को यह लगने लगा था कि अब चूंकि इतने बड़े बहुमत से एनएलडी पार्टी जीत कर आई है, वो संविधान को चेंज कर देगी, और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो कम कर दी जाएंगी। तो इससे पहले कि सेकेंड टर्म स्टार्ट होती एनएलडी पार्टी की, उससे पहले ही वहां पर मिलिट्री ने कू कर लिया, यानी सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से लेके अभी तक 1 साल हो गया म्यांमार में संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष में 1498 लोगों की देखो जानें भी चली गई हैं, 11,787 लोगों को कैद में रखा गया है, बहुत से जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी भी जान चली गई है। म्यांमार के बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश में जाना जाते हैं इस ऑपरेशन से बचने के लिए। काफ़ी सारे, यानी ऑलमोस्ट 15,000 लोग तो मिजोरम में आ गए हैं हमारे देश में। देखो, म्यांमार के कू से निपटने के लिए म्यांमार की सारी जो अपोजिशन पार्टीज है ना, उन्होंने मिल के एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ये एक प्रकार से पैरेलल गवर्नमेंट थी। जैसे ब्रिटिशर्स का रूल था ना हमारे देश में, तो पैरेलल गवर्नमेंट बनती थी
जैसे 1942 में भी बनी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तो उसी प्रकार से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी। सभी ओपोजिशन पार्टीज ने मिलकर ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। लेकिन देखो जो ये ओपोजिशन इकट्ठा हुआ ना, इन्होंने वायलेंस को भी अंजाम दिया। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी जी एक बात बोलते थे, उन्होंने चोरी चौरा की घटना के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसको छोड़ भी दिया था। उनका कहना था अगर किसी भी मूवमेंट में वायलेंस होता है ना, तो सरकार जो है उस मूवमेंट को आसानी से दबा सकती है इस नाम पर कि वायलेंस हो रहा है। तो म्यांमार में भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा बहुत वायलेंस को अंजाम दिया गया, तो मिलिट्री ने इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को टेररिस्ट अंजाम दिया, टेररिस्ट करार दे दिया कि ये तो टेररिज्म फैला रही है। तो फिर इस मूवमेंट को पूरी तरह से दबा दिया। आज के समय में मिलिट्री का अपर हैंड है म्यांमार में, और म्यांमार की इकोनॉमी की जो हालत है वो काफी ज्यादा खस्ता है। तो अब बात आती है कि आसियान क्या कर रहा है और वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर करवाने के लिए। देखो पहले बात करें आसियान की। आसियान का समिट ऑर्गेनाइज हुआ और म्यांमार के जो टॉप मिलिट्री जनरल है ना, उनको बुलाया भी गया आसियान के उस समिट में। 5 पॉइंट पर सहमति बनी, जिसमें से कुछ पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो वायलेंस का रास्ता छोड़ेगी, नेशनल डायलॉग होगा और आसियान के द्वारा मीडिएशन करवाया जाएगा म्यांमार में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए। शुरू में तो देखो म्यांमार के मिलिट्री जनरल, टॉप मिलिट्री जनरल मिन अंग हलैंग, इन्होंने इस बात को माना, 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूले को माना, लेकिन बाद में वो पलट गए। मतलब उन्होंने इस 5 पॉइंट कंसेंसस को मानने से इनकार कर दिया। एक पॉइंट ये भी था कि मीडिएटर जाएंगे, आसियान के स्पेशल एनवॉय जाएंगे और वो सू की जो टॉप लीडर हैं एनएलडी पार्टी की, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन म्यांमार की आर्मी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सू की से आपकी मुलाकात नहीं होने देंगे। आज के समय में देखो आसियान भी डिवाइडेड है। आज के समय में आसियान की जो चेयरमैनशिप है ना, वो कंबोडिया के पास में है। तो कंबोडिया तो ये चाहता है कि कुछ चीजें अगर म्यांमार की मिलिट्री नहीं भी मानती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं बात करवाने देना चाहती स्पेशल एनवॉय से सू की, तो कोई बात नहीं, मत करवाने दो। अगर वो 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव करती हैं तो करने दो, ये बात कंबोडिया बोलता है। थाईलैंड भी इस चीज का समर्थन करता है। लेकिन देखो कुछ देश जैसे इंडोनेशिया, वो बोलता है कि नहीं, सॉफ्टवेयर जो अप्रोच है ना म्यांमार के ऊपर वो सही नहीं है। अब देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कहते हैं आसियान ना आज नहीं तो कल इंटरनल कंसेंसस डेवलप कर लेगा म्यांमार के ऊपर। लेकिन बात करें दूसरे स्टेक होल्डर्स की, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज देखो सैंक्शंस लगा देते हैं, लेकिन उनको इस चीज को समझने की आवश्यकता है म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाने का एक लेवल से ज्यादा म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स पर फर्क पड़ता नहीं है। आप बताइए, जो देखो ऑथोरिटेरियन रेजिम चलाते हैं उनको क्या असर पड़ता है? अगर जनता गरीब होती है तो हो, उनको तो अपनी पावर से मतलब है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझने की आवश्यकता है कि म्यांमार मिलिट्री को जो लगता है ना कि हमारा रोल होना ही चाहिए म्यांमार के गवर्नेंस में, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री का रोल अगर कम हो जाता है ना, तो फिर म्यांमार की यूनिटी, म्यांमार की सोवरेनिटी वो खतरे में आ जाएगी। ये म्यांमार की मिलिट्री की सोच है। तो इस सोच का उल्लंघन नहीं कर सकती वेस्टर्न कंट्रीज। इस सोच को उन्होंने अपनाना होगा वेस्टर्न कंट्रीज को, तभी म्यांमार से संबंधित वो कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब म्यांमार की जो गवर्नेंस है ना, बिना म्यांमार की मिलिट्री के नहीं चल सकती, ये बात समझनी होगी वेस्टर्न कंट्रीज को भी। तो इसलिए ऊपर से सैंक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, स्टेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश होगी। इसके बाद देखो रशिया की बात की जाती है। काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि रशिया जो है म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स को लुभा रहा है उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करके। लेकिन देखो प्रिंसिपल प्लेयर जो है म्यांमार में वो रशिया नहीं है, चाइना है। चाइना की काफी लिवरेज है म्यांमार के ऊपर, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत काफी खर्चा किया है। सिक्योरिटी काउंसिल में म्यांमार से संबंधित इशू आता है तो चाइना अपनी वीटो का इस्तेमाल करता है। वहां पे काफी सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं जो आर्म्ड रिबेलियन चला रहे हैं म्यांमार की सरकार के खिलाफ, इस केस में म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट है, तो चाइना का उनके ऊपर भी लिवरेज है। जो एथनिक ग्रुप्स, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है ना, वैसे ही म्यांमार में भी इंसर्जेंसी है। तो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स को चाइना सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना, म्यांमार में भी इंसर्जेंट ग्रुप्स को चाइना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब उनके ऊपर चाइना की लिवरेज है। तो इसलिए चाइना प्रिंसिपल प्लेयर है म्यांमार के अंदर। बट देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर म्यांमार
को ऑप्शंस मिलते हैं ना, तो म्यांमार दूसरे देशों के साथ भी संबंध इंप्रूव करना चाहेगा। जापान भी इस बात को मानता है, लेकिन जापान अकेला कुछ नहीं कर सकता। जापान को आसियान और इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करके म्यांमार के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना होगा। बात करें इंडिया की, देखो वैसे इंडिया कहीं डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट नहीं करता है, जैसे यूएसए तो डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करता है ना। यूएसए ने फोर्स की सहायता से अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट किया, इराक में किया। इंडिया ऐसे काम तो नहीं करता है, लेकिन जाहिर तौर पर इंडिया भी यह चाहता है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। यह बात हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने म्यांमार के टॉप मिलिट्री लीडरशिप से बात की थी। अभी थोड़े महीने पहले वो म्यांमार की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने ये जाहिर किया था कि इंडिया चाहता है कि म्यांमार में धीरे धीरे डेमोक्रेसी रीस्टोर हो, पहले स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो। हालांकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को सू की से नहीं मिलने दिया गया था। बट देखो इंडिया की जो अप्रोच है ना, अभी 2 ट्रैक डिप्लोमेसी की सहायता से, 2 ट्रैक डिप्लोमेसी मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिसमें नॉन ऑफिशियल डिप्लोमेसी आप कह सकते हो, तो इस डिप्लोमेसी की सहायता से इंडिया को यह प्रयास करना चाहिए कि म्यांमार फिर से डेमोक्रेसी के रास्ते पर आए। अभी देखो इंडिया के इंटरेस्ट ये हैं कि इंडिया म्यांमार से जो रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं उस इन्फ्लक्स को रोके। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को रोकने में म्यांमार की मिलिट्री ने जो हमारा साथ दिया वो लगातार साथ देती रहे, ये भी इंडिया का इंटरेस्ट है। इंडिया इसे इंश्योर करे। इसके साथ साथ म्यांमार में इन्वेस्टमेंट इंडिया करे, जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और चाइना में जो एकदम से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना, म्यांमार में जो चाइना का इन्फ्लुएंस एकदम से बढ़ रहा है ना, इसे भी इंडिया रोके, ये भी इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और म्यांमार के बीच रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट असेंबली की पावर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पिछले साल महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली ने बीजेपी के 12 एमएलएस को ना 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो इसके खिलाफ जो बीजेपी के 12 एमएलएस जिनको सस्पेंड किया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ना इस इशू पर वर्डिक्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का जो ये ऑर्डर था 12 एमएलएस को 1 साल के लिए सस्पेंड करने का, ये पूरी तरह से इरेशनल और आर्बिट्रेरी है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर इवन आप एक एमएलए को एक्सपेल कर देते हो ना असेंबली से, वो ज्यादा सही है। क्योंकि अगर कोई एमएलए असेंबली से एक्सपेल हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, तो आपको पता है इलेक्शन सीट वैकेंट हो गई उस एमएलए की। इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर अंदर फिर से उस सीट पर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अगर 1 साल पड़ा है टर्म खत्म होने में तो वो अलग बात है। तो वो एमएलए जिसको निष्कासित किया गया है वो फिर से भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड करना, ये तो यूं देखो वो एमएलए है जिस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंस्टिट्यूएंसी की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ना 1 साल तक पूरी असेंबली में। उस कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित इश्यूज को उठाया ही नहीं जाएगा किसके द्वारा, क्योंकि वो एमएलए तो सस्पेंड है 1 साल के लिए। तो इससे अच्छा तो निष्कासित होना ही है। कम से कम 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन तो कंडक्ट होंगे, फिर से असेंबली को, फिर से उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये भी कहा, ये जो असेंबली से सस्पेंड करने वाला प्रोविजन होता है ना, ये भैया पुनिटिव नहीं है, ये सेल्फ डिफेंसिव है। मतलब ये जो प्रोविजन है वो इसलिए है कि असेंबली में सुचारू रूप से काम किया जा सके। अगर कोई मान लीजिए एमएलए ज्यादा ही तंग कर रहा है तो उसको सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि उसको वो हाउस से चला जाएगा और उसके बिना हाउस ठीक से काम कर लेगा, ये मतलब होता है। ऐसा नहीं कि जिसने हाउस में थोड़ा गलत बिहेवियर किया तो उसको 1 साल के लिए उसको पनिशमेंट दी जाए कि हाँ भैया हम तेरे को अब सजा दे रहे हैं क्योंकि तुमने गलत काम किया। नहीं, असेंबली से अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है तो वो सेल्फ डिफेंसिव प्रोविजन है, ना कि पुनिटिव प्रोविजन। मतलब सस्पेंशन इसलिए होता है ताकि उसके जाने के बाद हाउस ठीक से काम कर सके, ना कि उसको सजा देने के लिए होता है कि हाँ भैया हम आपको सजा दे रहे हैं क्योंकि आपने हाउस को डिसरप्ट किया। सजा देने के लिए प्रोविजन नहीं होता। तो आप देखो, जब ये सेल्फ डिफेंसिव प्रोविजन है तो ये थोड़े समय के लिए होना चाहिए ना, ग्रेडेड अप्रोच होनी चाहिए। हाउस के रूल्स में ये बोला भी गया है कि स्पीकर पहले तो अगर कोई मेंबर अगर डिसरप्शन करता है ज्यादा ही, तो स्पीकर ना ग्रेडेड अप्रोच अपनाते हैं। ग्रेडेड अप्रोच मतलब धीरे धीरे एक हायर लेवल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो उस मेंबर को नेम कर दिया जाता है। नेम करना मतलब
जैसे आज किसी एमएलए ने हाउस में डिसरप्शन किया है तो उसे स्पीकर ने नेम कर दिया है, तो मतलब आज के दिन की जो बची हुई प्रोसीडिंग है ना, उसमें वो एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये मतलब होता है नेम करने का। अगर फिर भी अगले दिन भी वो एमएलए डिसरप्शन करता है, बार बार करता है, फिर स्पीकर चाहे तो उस एमएलए को बचे हुए सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं कि आप इस बचे हुए पूरे सेशन में नहीं आओगे। ये मतलब ये ग्रेडेड अप्रोच का मतलब है कि धीरे धीरे आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ोगे। पहले एक दिन के लिए उसको नेम करोगे, फिर पूरे सेशन के लिए करोगे, लेकिन पूरे साल के लिए कैसे कर सकते हो आप? आपने एज्यूम कर लिया कि आने वाले सेशंस में भी वो जो एमएलए है वो यही अप्रोच अपनाएगा। ये तो गलत है ना, ये तो प्रिजुडाइज होने वाली बात हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ना ये सब तर्क दिए। इसके अगेंस्ट महाराष्ट्र की सरकार ने ये बोला था कि देखो ये तो असेंबली का डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो असेंबली में आपकी मेजोरिटी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि मेजोरिटी से आप कुछ भी कर दोगे। ऐसे तो कल को ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब 90 सीट हैं, मेजोरिटी कितने की होनी चाहिए? 46 की। तो सरकार को डर लगता है कि किसी बिल पे ना कुछ एमएलएज हमें धोखा दे सकते हैं, तो सरकार क्या करेगी? जानबूझ के अपोजिशन के एमएलएज को सस्पेंड कर देगी ताकि वो उस बिल की चर्चा के दौरान मौजूद ही ना हो। ये सब काम होने लगेंगे अगर एक एक साल के लिए एमएलएज को सस्पेंड किया जाने लगा तो। इवन ऑपोजिशन के मेंबर्स भी बेचारे ना डर डर के रहेंगे कि यार हमारे तो ये इनके पास मेजोरिटी है, हमें एक साल के लिए कहीं सस्पेंड ना कर दें, अगर हमने कुछ गलत किया तो वो बेचारे डर डर के डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेमोक्रेसी तो दब गई ना अगर ये सब चीजें होंगी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस में मेजोरिटी के पास में अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। अगर इस प्रकार से अनलिमिटेड पावर्स होने लगी तो वो माइनॉरिटी तो बिल्कुल दब जाएगी। तो ये देखो, राइटर भी कहते हैं ये बहुत अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक प्रकार से बोल दिया है सभी स्टेट असेंबलीज को कि आपके मैटर्स को हम संविधान के अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो पावर्स है ना मेजोरिटी की, वो अनलिमिटेड नहीं है। संविधान के हिसाब से चीजें चले, ये इंश्योर करने के लिए हम अंदर के असेंबली के अंदर के मामलों पर भी अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। ये इंडिकेशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर अपना वर्डिक्ट सुनाकर। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया स्टेट असेंबलीज में पावर्स की लिमिट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।